qualified. I am a senior physics faculty at Nucleus Education कोटा राजस्थान। और अभी हम लोग सब लोग अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं। जिन्होंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ले लीजिए, क्योंकि एक अच्छी सी बात है। कई सारे टॉप एजुकेटर जो भी आप अगर समझते हो कि न्यूक्लियस एजुकेशन है हमारा और वाइब्रेंट कोटा का टॉप एजुकेशन में है, डाउट क्लियरिंग सेशंस उनके थ्रू आपको मिल जाएंगे। एवरी फोर्थ क्लास विल बी द डाउट क्लास। टेस्ट सीरीज आपकी लगातार चलती रहेंगी। अनअकैडमी कॉम्बैट लाइक एग्जामिनेशन जो है, तो नेशनल लेवल पे असेसमेंट आपका होता रहेगा। और अनलिमिटेड एजुकेटर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक या दो एजुकेटर की बात की जा रही है, आपके पास इतने सारे एजुकेटर्स हैं कि बहुत ज्यादा है। मतलब अनलिमिटेड कंटेंट बोलते हैं जिसको, वो उतना है। तो वेरी सिंपल से दैट वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल, यू कैन हैव द प्रैक्टिस, रिवीजन, टॉप एजुकेटर से पढ़ाई, डाउट क्लियरिंग, तो एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो दो तरीके के सब्सक्रिप्शन, एक प्लस है एक आइकॉनिक है। जिन बच्चों को पर्सनल अटेंशन चाहिए वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं। जिनको ऐसा डर लगता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हमें कौन समझाएगा, अगर कुछ परेशानी होती है तो हु विल टीच अस, हु विल गाइड अस, तो आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड एक पर्सनल कोच मिल जाएंगे जो आपके स्टडी को प्लान करेंगे। एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अंदर आप रहेंगे और आपके टेस्ट के एनालिसिस करके बताएंगे कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही हैं। प्लस के सारे बेनिफिट्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। इंडिया का बेस्ट एजुकेटर ग्रुप जो है वो आपके साथ जुड़ा ही रहेगा। लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपके साथ शेयर होते रहेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जो है वो भी आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आते हैं नेक्स्ट छोटे से पॉइंट के ऊपर। ये IIT JEE की सब्सक्रिप्शन है बच्चों। सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको पता है 34,650 और 24 मंथ का 50,400। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SM11। दिस इज माय कोड बच्चे, दिस स्टैंड फॉर मी शिवेंदु मिश्रा। इसके थ्रू आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आ जाओगे, आप मेरे स्टूडेंट सेक्शन में आ जाओगे और जो प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, प्राइस अपडेट हो चुके हैं तो, और 6 मंथ का भी स्टार्ट हो गया है। तो टोटल प्राइसिंग जो हो गई है वो 38,000, 65,000 एंड 1 लाख। अगर आप इसमें SM11 कोड अप्लाई करोगे तो आपको कंप्लीट करिकुलम जो है वो मिल जाएगा। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन दैट इज टोटली अबाउट RC सर्किट। जो हम पूरी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं आज RC सर्किट्स के बारे में। अभी तक अब क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंज आने वाले हैं और व्हाट विल बी द डिफरेंस, ठीक। तो पहले उन सब चीजों को समझेंगे। अभी तक हम जो सर्किट बना रहे थे बेटा, उसमें कहीं पर हम रेजिस्टेंस नहीं बनाते थे। हम लोग सर्किट अभी तक ऐसा बना रहे थे, ये स्विच लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सर्किट होगा उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है पिक्चर में। तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझेंगे कि इस रेजिस्टेंस के आने से फर्क क्या पड़ेगा, किस तरीके से चीजों में बदलाव आएगा। ये चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हेलो श्रेयांश, हेलो आदित्य तिवारी, कैसे हैं आप लोग? हाँ, मैंने आज देख नहीं पाए थे चैट आप लोगों की। ये अनअकैडमी का, चलो ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सेशन। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों बहुत बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जब मैंने बताया था व्हेन वी क्लोज द सर्किट, the immediately within a fraction of second the charge flows from here and it get deposited over here and minus charge comes over here and it again follow the path and complete charging of the capacitor done। यहां पर क्या हो जाता था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज वेरी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपने कहा ये बहुत तेज होता था, मतलब जैसे आप सर्किट क्लोज करेंगे वैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और Q बराबर CE के हो जाएगा इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब उसमें समय नहीं लगता है, इमीडिएटली ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है, राइट। तो पहली चीज क्या हो गई, आपने पहली बात आपने ये समझ ली कि RC सर्किट्स के अंदर जब हम बिना रेजिस्टेंस के बात करते थे तो वहां पर चार्जिंग टाइम बहुत तेज होता था।
हेलो शाश्वत, कैसे हो बेटा? और यहां पर अगर हम बात करें तो Q बराबर C की अगर हम यहां पर बात करें बेटा, तो ये चार्ज इमीडिएटली डिपॉजिट हो जाता था कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, बहुत इमीडिएट, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था। बट यहां पर हम बोलते थे देयर इज अ बस्ट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी यहां पर भी लॉस होती थी। आपको याद होगा हाफ CV स्क्वायर लॉस होती थी। एनर्जी लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड कोलिजन विद लैटिस। क्योंकि बहुत स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता था इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन यहां से आगे तरफ जाते थे, तो इट इज अ वेरी सडन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हियर टू देयर। तो दैट इज वाई वेरी क्विक मूवमेंट होने के कारण इमीडिएटली चार्ज डिपॉजिट हो जाता था और इस दौरान एनर्जी का लॉस हो जाता था। और आपको यहां पर पता है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी जो होता था, क्योंकि चार्ज सी फ्लो करता था, सीई इंटू ई, चार्ज फ्लोन इंटू द पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज इक्वल टू सीई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर कितना होता था? आप बोलते थे हाफ सी स्क्वायर। तो एनर्जी लॉस कितना हो जाता था? तो आपको पता है कि जो डेल्टा एच आ जाता था वही हम लोग लिखते थे सी स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर, और बोलते थे कि ये जो लॉस हो गया ये क्यों हो गया? क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करके भाग गई बाहर, क्योंकि स्पॉन्टेनियस ट्रैवलिंग हो गई है, राइट? तो ट्रैवलिंग इज वेरी स्पॉन्टेनियस, दैट इज वाई जो एनर्जी है वो फटाफट निकल जाती है, हट जाती है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा इसमें? तो अब आता है कि चलो ठीक है सर, ये तो बेसिक प्रोसेस थी, पहले होती थी, अब हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा? व्हाट रेजिस्टेंस यूज टू डू, रेजिस्टेंस इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, राइट? और रेजिस्टेंस के कारण बस्टिंग इमीडिएटली नहीं होती है। तो यहां पर जैसे ही आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो अब इमीडिएटली, क्योंकि यहां पर IR का भी एक ड्रॉप है, और यहां से जब Q जाएगा तो यहां पर माइनस Q आएगा, तो E माइनस IR माइनस Q बाई सी इट इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा किसकी? ड्रॉप की, तो मैं कैसे, जैसे आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो आप बोलेंगे कुछ करंट यहां से फ्लो करेगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट कुछ चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, यहां कुछ माइनस Q आएगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यहां से I वापस आ रहा होगा। तो आप बोलेंगे एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं यहां लिखता तो मैं बोलता E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस बहुत तेज होती होगी, यहां पर जो चार्ज था वो सिर्फ Q बाई सी ही होता, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप इमीडिएटली अराइज होना पड़ता, यहां पर वो इमीडिएटली नहीं अराइज होना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हो जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, राइट? आपने कहा अच्छा भाई, तो क्या इससे होगा? इससे तीन बिहेवियर हम लोग अभी समझेंगे। पहले तो हम बात करेंगे किस तरीके से चार्ज का डिपोजिशन होगा। तो पहले हम दो इंस्टेंट को समझेंगे बेटा। एट t बराबर 0, जैसे ही, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो यहां पर बस इतनी बात हो गई कि चार्ज इमीडिएटली नहीं गया, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के क्रॉस नहीं है, आर के क्रॉस भी है, तो यहां वाला पोटेंशियल ड्रॉप IR को बैलेंस कर लेगा। जब t बराबर 0 होगा, तब क्योंकि कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर पाया होगा एट दिस इंस्टेंट, तो Q जो होगा वो कितना होगा बेटा? 0 होगा। मतलब बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो ये Q कितना होता है बेटा? इट इज सिंपली 0। ये हम कंसीडरेशन करते हैं, ये हमारा एजम्पशन होता है कि जस्ट आफ्टर हम लोग जो बात करेंगे वो हमेशा ये मानेंगे कि चार्ज बिल्कुल भी डिपोजिशन नहीं आ पाया है, अभी Q बराबर 0 है। तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? तो आप बोलेंगे सर कैपेसिटर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेव लाइक प्लेन सर्किट, और इसको बोल सकते हैं प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ प्लेन वायर। सेकेंड क्या होता है बेटा? तो आप यहां पर बोलेंगे तो इस समय पर जो इक्वेशन होगी वो क्या लगेगी? आप बोलेंगे एट एट टी बराबर 0 या टी टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं, टी बराबर 0 बोलना तो बहुत गलत हो जाएगा, टी टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं, E माइनस आई आर इक्वल टू 0, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? E बाई आर। आपने कहा अच्छा भाई,
अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर धीरे धीरे तो चार्ज का डिपोजिशन होगा, बिल्कुल चार्ज का डिपोजिशन होगा, स्लोली स्लोली चार्ज बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सर कब तक बढ़ेगा? दिस वी कंसीडर एज एट स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, जो भी लिख रहे हैं फटाफट। एक सेकंड बच्चों। लिख लीजिए बच्चों जल्दी से इसको फटाफट, ताकि मेन प्रॉब्लम खत्म हो। लिख ले। चल भाई, तो लिख लिया मोस्ट वाली। चले जल्दी से अब बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा अब हम बोलते हैं कि सर ये जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। जब कैपेसिटर के अंदर क्या कंप्लीट चार्ज फिलअप हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज, ठीक है। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है, ऐसे टाइम को हम बोलते हैं टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब हम जब बात कर रहे हैं, या इसको इक्वेशंस में हम लिखेंगे कई बार आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, या इसको बोला जाएगा स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये तीनों ही सिचुएशन का मतलब बिल्कुल सेम होता है, एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हो, या स्टेडी स्टेट हो, ये सारे की सारी वैल्यूज जो है बेटा वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर किसी तरीके का नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझाते हैं। तो बेटा टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हम कैसे मानेंगे? इन दिस सिचुएशन कैपेसिटर इज कंसीडर्ड एज ओपन वायर। कैसा माना जाता है बेटा? इसको ओपन वायर की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब अब आप बोलेंगे कि जैसे ये सर्किट था, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ये, और आपसे अब पूछा जाएगा कि अब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। इफ द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, तो यहां पर ई से फ्लो करेगा, यहां पे रेजिस्टेंस आर है, ये सी है। तो जब मेरे से पूछा जाएगा एट टी टेंडिंग टू जीरो, तो जब टी टेंडिंग टू जीरो की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटर जो होगा ये बिल्कुल प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब हम ये मान लेंगे कैपेसिटर है ही नहीं। तो इस दौरान जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? आई बराबर ई बाई आर हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे आई इंटू आर, तो दैट इज इक्वल टू ई। तो आप बोलेंगे सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हो रहा होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर हम इसी में बात करते हैं एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी की, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब टी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा बेटा, जब टाइम इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ ओपन वायर। ऐसे बिहेव करेगा, मतलब इससे अब कोई करंट पास नहीं करेगी। तो आई बराबर अब कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे आई बराबर तो अब जीरो हो जाएगा। तो आई बराबर जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस भी
जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इट विल बी Q अपॉन C और दैट विल बी इक्वल टू E, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप जो भी इसका E था वो तो इसी के अक्रॉस आएगा बेटा, और अगर इसी के अक्रॉस आएगा तो हम बोल सकते हैं दैट Q इज इक्वल टू C इंटू E। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर चार्ज Q होगा, यहां माइनस Q होगा। तो जब एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी बात की जाएगी तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q बराबर CE का। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना, जीरो का, एट t टेंडिंग टू जीरो। तो इतना चार्ज होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी फुल्ली चार्ज मानेंगे और उस पर चार्ज होगा Q बराबर CE का। ठीक है, बेसिक सा परसेप्शन है, बेसिक सा पॉइंट है, इसको क्लियर रखेंगे। अब आपके अंदर डाउट आ सकता है कि सर t बराबर जीरो और इंफिनिटी के बीच में पूछा जाए तो जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन को डिराइव करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि हम t बराबर जीरो और इंफिनिटी को अच्छे समझ लें और फिर हम लोग बात करेंगे कि इस सिचुएशन में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, चलो आप एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। आपसे पूछा गया है फाइंड करंट चार्ज current in circuit and charge on capacitor। सर्किट में करंट कितनी होगी और कैपेसिटर चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के अंदर। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि सर्किट में जो करंट होगी और जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर, ये दोनों की दोनों चीजों की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपको बताना है कि ये कितने कितने होंगे एट t बराबर जीरो और एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा, लोग कह रहे हैं ओके, श्रेयांश भी है। चलो भाई जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को, मैं एक्सेल में ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को कैपेसिटर सीखना ही नहीं था। चले भाई बताएंगे। तो अगर बेटा देखो बहुत सिंपल, टी बराबर जीरो की बात करेंगे तो सर्किट को कैसा बना देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सर्किट को डिफाइन करता हूं। तो अगर टी बराबर जीरो की बात करेंगे तो बहुत बेसिक कंडीशन की बात करनी है कि ये बिल्कुल प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब ये वायर बिल्कुल प्लेन हो गया तो करंट तो यहां से जाएगी इस पे जाएगी और करंट अब इस रेजिस्टेंस से जाएगी नहीं क्योंकि भैया इस पे तो जीरो रेजिस्टेंस है, तो करंट विल फॉलो दिस अपर पाथ। तो अगर एट टी बराबर जीरो में बात करता बेटा तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही पिक्चर में होता क्योंकि इस रेजिस्टेंस को से तो ये जाती ही नहीं करंट। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करते तो आई बराबर कितना हो जाता, आप बोलते आई बराबर हो जाता ई पाई आर।
क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस हो रहा होता बेटा यहां पे। और जब हम बात करेंगे एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ये वायर किसकी तरह बिहेव करेगा? तो आप बोलेंगे दिस वायर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। अब इसके बीच से कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो आपने कहा कि सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आर एंड आर, दिस इज कॉल्ड एज द 2R सर्किट। तो यहां पर जो टोटल सर्किट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2R का। ईएमएफ कितना हो गया? आपने बोला ई का। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे दैट ई माइनस ये बेटा रेजिस्टेंस 2R का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर्किट से करंट इस रास्ते को फॉलो करेगी। तो ई माइनस आई आर और माइनस आई आर, तो करंट की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं आई बराबर कितना हो जाएगा? आप बोल सकते हैं ई अपॉन 2R, क्योंकि देखो सर्किट की। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहां पूछा जाता कि भैया चार्ज कितना है? आपने कहा इनिशियली चार्ज तो जीरो होता है, ये तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल करंट आई बराबर जो होगी वो ई बाई आर की हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल करंट भी हमने बता दी ई बराबर आई बराबर ई अपॉन 2R होगा। लेकिन अब ये कैसे बताएं, ये मुझे बताओ कि भैया यहां पर इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस में चार्ज होगा वो कितना होगा। तो जब भी आपसे बेटा कैपेसिटेंस में चार्ज पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा? आप उसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालें। और आपको पता है Q बराबर कितना होता है? आप बोलेंगे C इंटू वी। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C था यहां पर, तो आप बोलेंगे सर इस टर्मिनल, क्योंकि ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाने में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। और आई इंटू आर की बात करेंगे तो आई का ई अपॉन 2R डालेंगे तो इट इज इक्वल टू ई बाई 2। और अगर ये बेटा ई बाई 2 आ गया तो क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं? क्यू बराबर हो जाएगा सी ई बाई 2। बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे गलतियां भी कई सारी हो सकती हैं। ऑल रेजिस्टेंस आर आर, वही पूछा गया है। फाइंड करंट इन सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कितना होगा ये दोनों चीजें आपको बतानी है।
कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। पहला स्टेप, टी टेंडिंग टी बराबर 0। तो आप जैसे ही एट टी इक्वल टू 0 लिखोगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो और बताओ भाई। जैसे आप टी बराबर 0 पर बात करोगे बेटा, तो सिचुएशन पे हम क्या बोलेंगे बेटा, as we think about at t equals to 0, as we think about at t equals to 0, तो t equals to 0 पर ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस c है, ये एक ओपन वायर की तरह काम करेगा। कैसे हो गया, चले भाई स्टार्ट करते हैं। तो करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। तो t बराबर 0 की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको हटा दो यहां से, तो आप बोलेंगे सर इसकी जगह क्या लग दो, प्लेन वायर कर दो। ये देखो प्लेन वायर हो गया, ठीक है। t बराबर 0 की बात कर रहे हैं पहले, तो आपने t बराबर 0 पे इसको प्लेन वायर कर दिया। अब कितना होगा आर इक्विवेलेंट, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों पॉइंट तो सेम हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट यहां पर सेम हो जाएंगे तो ध्यान से देखोगे तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, क्या ध्यान से घूरो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। देखो बेटा, तो अगर ये हो गया तो ये किसी काम का नहीं रहा, बीच वाला इसको उड़ा दो, आर आर और आर आर, 2R और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी आर, तो आर इक्विवेलेंट आर हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया, आप बोल सकते हैं ई बाई आर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू इनिशियल, तो आपको पता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इनिशियली तो 0 होता है। आपने ये काम परफेक्टली कर दिया, आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। t बराबर 0 पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है और ये हो गई हमारी कहानी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम कैसे बातचीत करेंगे बेटा, और द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन सिंपली से, जब हम बात कर रहे हैं एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी की, जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी की हम बात करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, और ये अब ओपन वायर की तरह काम करेगा। मतलब यहां से यहां के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपने कहा ये ओपन वायर हो गया, तो अगर अब ये ओपन वायर हो गया बेटा, इसका मतलब इस ब्रांच से तो कोई करंट जाने वाला नहीं है, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच खराब हो गई अपनी। आपने कहा ये अब किसी काम की नहीं रही, कोई दिक्कत वाली बात, सॉरी यहां रेजिस्टेंस नहीं था, माय मिस्टेक, रेजिस्टेंस यहां था। तो अब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे अब तो सर्किट बहुत सिंपल हो गया। आपने कहा सर्किट कैसा हो गया, आपने कहा देखो सर सर्किट एक तो ये हो गया, अब इधर से तो कुछ जाना नहीं है, अब यहां से सिंपल ये जाएगा भाई, यही तो बन गया सर्किट। और ये पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट को बी बोल देता हूं कि यही इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दिखाएगा। हो गया क्या, देखो आर आर, ये हो गया 2R, ये आर, फिर ये आर, तो ये 2R आर के साथ पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा तो एक आर हो गया, एक R/2 हो गया, तो इसका आर इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा, सॉरी 2R/3 हो जाएगा, और फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2R/3 प्लस आर, ये 2R/3 हो गया, यहां R हो गया, तो यहां पर करंट आ जाएगी I बराबर 2R/3 प्लस आर करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 5R/3, तो E अपॉन 5R/3, तो I बराबर हो जाएगा 3E अपॉन 5R। बिल्कुल ठीक। चलो भाई, अब क्या करना है, आपने कहा चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी तो निकालना है। कैपेसिटर जो यहां पर है इस पे चार्ज कितना होगा,
तो आपने कहा सर देखो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q बराबर वो C इंटू डेल्टा वी होगा, जो उसके टर्म्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप बोलेंगे C इंटू वी ए माइनस वी बी, यही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है, जो ए से बी बिंदु के बीच में होगा वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकाला जाए, हाउ कैन वी कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी। आपने कहा भैया करंट के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा, और उस करंट के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है करंट आई यहां पर जाएगी, तो यहां पर करंट का एक पार्ट आई बाई थ्री ऊपर जाए, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस 2R है, यहां पर R है, तो करंट 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते रहेंगे, ये 2I/3 कर सॉरी यहाँ पे तो कंप्लीट करंट दोनों की जुड़ के आ जाएगी 2I/3 प्लस I/3, तो दैट गोज टू I, और ये पूरी I यहां से जा रही होगी। करंट के डिवीजन को ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है। मैंने कहा अगर I करंट निकली तो ये I करंट इन दोनों पाथ में 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस 2R का है और यहां रेजिस्टेंस R का है, तो ऊपर रेजिस्टेंस दुगना है तो करंट यहां आधी होगी, यहां करंट आधा है, यहां रेजिस्टेंस आधा है तो करंट दुगनी होगी, ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहे। अरे बोलो चमकता है मेरे भाई। तो हमको ए से बी की तरफ पहुंचना है और वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो देखो वी ए कैसे चलेंगे, इस पर चलेंगे, यहां पर कितनी है आपने बोला I/3 होगी इस रास्ते पे, तो इस रास्ते से 2I/3 आएगी और दोनों मिलके I होके यहां से चले जाएंगे, तो वी ए माइनस I/3 इंटू आर, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे बच्चे। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस आई इंटू आर, इट मस्ट बी इक्वल टू वी बी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू I/3R प्लस आई आर। तो यहां पर हम देख सकते हैं बेटा, तो इट सिंपली इक्वल्स टू कितना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिख सकते हैं 4I/3 इंटू आर, और करंट की वैल्यू आपको पता है कि 3E/5R है, तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए 4/3 इंटू 3E/5R इंटू आर, तो ये आपका वी ए माइनस वी बी आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल्स टू 4E/5। तो चार्ज कितना आ गया बेटा अपने पास, चार्ज कितना आ गया बेटा यहां पर, तो लिख सकते हैं C इंटू 4E/5, तो इट इज 4CE/5 आंसर। एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक बेसिक तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। लिख लीजिए। तो जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं और आज इस टॉपिक को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं। चार्जिंग एंड ठीक है। चले बेटा बात स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। आइए, ये सर्किट की बात कर रहे हैं, जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होगा और पास कितना चार्ज होगा, किस तरह समय के साथ कैसे इक्वेशन निकालेंगे। आइए उन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। ये बैटरी हो गई। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं,
तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, अगर हम ये मान लें कि यहां पर करंट आई है, तो ये करंट आई फ्लो कर रही होगी, करंट बराबर आई एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू, यहां हो जाएगा माइनस क्यू। ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो गया बेटा। तो आपने कहा अब अगर मैं किरचॉफ लूप लॉ लगाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? आप बोलेंगे देखो सर, बैटरी का ईएमएफ ई माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आई आर माइनस जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, उसको लिखेंगे क्यू। पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आप भी तो बोलेंगे कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, दैट ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत वाली बात? तो आइए, यहां पर एक चीज हमको पता है, दैट आई मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चार्ज डिपोजिशन जो होगा वो करंट ही तो कर रही होगी। तो रेट जितनी, जिस तेजी से चार्ज इसके ऊपर बढ़ रहा होगा कैपेसिटर का, वही तो फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट ही तो होता है। तो जितना चार्ज बढ़ रहा होगा, जिस रेट से चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, वही करंट कहलाएगा। तो करंट विल बी इक्वल टू आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बन गया, ई माइनस क्यू अपॉन सी इट इज इक्वल टू आई इंटू आर, या इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं एक बार। तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, सीई माइनस क्यू अपॉन, बेटा ये आर भी नीचे आ जाएगा, तो आर सी यहां इट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब हम इंटीग्रेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा। ये आई क्यू जे एस के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बच्चे इस चीज को छोड़ सकते हैं। एनएससीजीएस जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और यहां से डी क्यू के नीचे आएगा तो डी टी ऊपर चला जाएगा एंड डी टी अपॉन आर सी। नाउ वी कैन गो विद द इंटीग्रेशन पार्ट। अब हम इसको सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा उसको डिफरेंशिएट करके देख लिया करो, तो अपने आप आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। श्रेयांश, just differentiate it. If you are getting the same result, it means the situation is correct. तो आपने बोला सर डिफरेंशिएशन तो करेंगे, लेकिन कैसे बात करेंगे? तो आप बोलेंगे आपको पता है कि t बराबर जीरो पर कितना चार्ज था? आपने बोला जीरो चार्ज था। जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा या किसी भी टाइम t पर कितना चार्ज होगा? आपने बोला q चार्ज होगा। यही तो अपन बात करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने बोला बिल्कुल सही है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, t बराबर जीरो पर q बराबर जीरो है, और t किसी भी टाइम t पर जो चार्ज होगा वो q के बराबर होगा, क्योंकि हमें किसी भी टाइम t पर चार्ज चाहिए। अब आपने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी क्यू अपॉन सी माइनस क्यू। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का, क्योंकि भैया माइनस साइन हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस एल एन सीई माइनस क्यू। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू क्यू, इट मस्ट बी इक्वल टू टी अपॉन आर सी है बेटा। तो ये तो वन अपॉन आर सी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी टी इंटीग्रेशन टी, और लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी। अब ध्यान से देखिएगा और वैल्यू, अभी जो प्रिसाइज बैच बेटा श्रेयांश में लॉन्च कर रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा, एडवांस लेवल का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो q बराबर जीरो, यहां पर माइनस साइन लगा है तो उसको माइनस उधर लेके चले जाएंगे, तो एल एन सी माइनस क्यू माइनस एल एन सीई, दोनों लिमिट लगा दी, इट मस्ट बी इक्वल टू टी अपॉन आर सी। तो बेटा लॉग है तो डिवीजन में चला जाएगा ये, तो सीई माइनस क्यू अपॉन सीई इट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यहां पर आ चुका है, e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए बेटा, पूरे एक एक इंटीग्रेशन के स्टेप को बहुत ध्यान से देख लीजिए। कई बच्चे छोटा सा कंफ्यूजन मन के अंदर आ जाता है और उसको लेके वो काफी समय तक कंफ्यूज रहते हैं। किसी भी
किसी भी जगह पर आपको छोटा सा भी कंफ्यूजन मन के अंदर लग रहा हो तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है। चले भाई, तो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। c माइनस क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो q उधर जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर काफी जगह होगी, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं, आप मोस्ट प्रोबेबली लिख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं बेटा। इक्वेशन हमारे पास बन गई है सीई माइनस क्यू इज इक्वल टू सीई इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अब ये इधर की तरफ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं सीई माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इट इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं किसी भी समय q की बात करूंगा तो q बराबर हो जाएगा सीई कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो दिस इज हाउ द q विल वेरी। अगर q की ये इक्वेशन होगी तो i बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे डी क्यू अपॉन डी टी। पहले मैं सारी इक्वेशंस भी लिखूंगा और फिर सब आपको प्रैक्टिकली समझा भी दूंगा एक बार। तो पहला टर्म तो कांस्टेंट हो गया बेटा, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहला टर्म तो जीरो, माइनस साइन सीई ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस का 1 अपॉन आर सी। भाई यही तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा दूसरे टर्म का। पहला टर्म तो सी था, वो तो जीरो हो गया, सी का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन आर सी। सी से ये सी कैंसिल आउट हो गया, तो करंट जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, और माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा, ई अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये करंट हो गया। आपने कहा चलो भाई बहुत बढ़िया बात। अब समझे कैसे इस बात को? मैंने कहा देखो भाई, समझना कैसे है। अब पहले चार्ज को देखना। चार्ज की इक्वेशन क्या है, Q बराबर सीई जो होगा, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम चार्ज को हम बोलते हैं Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो Q बराबर Q नॉट ई। इससे क्या होगा, आप बोलेंगे जब एट T बराबर जीरो मैं बोलूंगा तो ऊपर जैसे डालूंगा तो ई की पावर जीरो मतलब 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप बोलेंगे ई की पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, मतलब Q कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे Q बराबर जीरो हो जाएगा। और जब मैं बात करूंगा एट T टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस को कैसे लिखोगे, आप बोलेंगे Q नॉट 1 माइनस, देखो माइनस पावर, इसका मतलब इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर t अपॉन आर सी। तो माइनस अब इंफिनिटी जैसे पुट करोगे t की जगह, तो नीचे वाला फैक्टर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी जीरो, तो इट विल बी Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, एंड दिस विल गो टू Q नॉट। तो एट t टेंडिंग टू जीरो, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, द चार्ज विल बी q बराबर q नॉट। दिस इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम चार्ज। तो कैसे होती है इक्वेशन, तो आप बोलेंगे सर देखो ये जीरो से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे चार्ज होते 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 कहां टेंड करेगी, इट विल टेंड टू q नॉट दैट इज इक्वल टू c इंटू ई एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये हो गया q। तो ग्राफ जो बनता है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है। आई का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर धीरे धीरे करंट जीरो होती है। अगर मैं यहां पर आई की बात करता, मैं बोलता टी टेंडिंग टू जीरो, तो अगर टी बराबर जीरो यहां पर पुट करते तो आई बराबर कितना होता, आप बोलते ई अपॉन आर। और लेकिन जैसे ही मैं टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पुट कर देता तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बन जाता, तो आई बराबर जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आई बराबर जीरो हो जाएगा तो आई और टी का ग्राफ कैसा बनेगा,
आई और टी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड इट इज टेंडिंग टू जीरो व्हेन टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये दो ग्राफ आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। दीज आर कॉल्ड एज द चार्जिंग कर्व। चार्जिंग कर्व का मतलब क्या होता है? पहले तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी, जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होता जा रहा होगा। चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, इसी को हम चार्जिंग बोलते हैं। जब टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो जो अपना चार्ज है वो Q बराबर CE के बराबर हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे कि कैपेसिटर जो है वो पूरी तरीके से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात? अभी करा देता हूं। डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन था पगले मानव। ई माइनस आई आर, देखो बेटा है कुछ, एक बार जब आप खुद से कोशिश करोगे मानव, एक बार खुद से कोशिश करना। डरने वाला कोई बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान सा है। स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, बस एक बार जब खुद से करोगे तो ये डर निकल जाएगा। बिल्कुल छोटी सी भी परेशानी हो मानव तो अभी हम प्रैक्टिस सेशन इसके करेंगे कैपेसिटर के। आप मुझे तुरंत बताना, मैं वहां पर आपको इमीडिएटली वापस एक बार फिर से बता दूंगा कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। बस एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी किसी तरीके की भी आती है तो आप मुझे प्रैक्टिस सेशन में इमीडिएटली बताएं कि सर वी आर हैविंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन दिस, कैन यू प्लीज रिपीट इट? तो आई विल डेफिनेटली रिपीट इट। ओके, चलो भाई, अब इसी का नेक्स्ट फॉर्मेट मैं एक बार और बताता हूं आपको। अच्छा, ये सांप हो गया श्रेयांश, इसको सांप बोलते हैं। बहुत तुम शैतान हो यार, सबके नाम रख रखे तुमने। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई। अब जैसे बेटा इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया ई से, तो क्या हुआ? यस, कल से मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिवीजन टूर स्टार्ट होगा। तो कल से अब दो चीजें आपकी पैरेलल चलती रहेंगी, वन साइड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द अनदर साइड विल बी, यस, एनएससीपी मैथ और फिजिक्स दोनों का पेपर होता है। चलो भाई समझाते हैं बेटा आपको।
इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज्ड, और इनिशियल चार्ज दे दिया गया कि इनिशियली जो चार्ज है वो Q बराबर है CE का, जिसको हम लोग Q नॉट भी बोल देते हैं कि इनिशियल चार्ज Q बराबर Q नॉट हो गया। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका पूरा दिसंबर में मैं खत्म कर दूंगा, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पैरेलल आपका हो ही रहा है लगभग लगभग, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी लगभग लगभग फिनिश अप हो जाएगा। जो मतलब मैं अपने मेरा जो कंप्लीट प्रॉमिस था वो मैं डिलीवर कर दूंगा। 15 जनवरी तक आपका लगभग लगभग सारा सिलेबस मैं फिनिश अप कर दूंगा। जो मेरा प्रॉमिस था वो मैं पूरा कर दूंगा। तो Q बराबर C हो गया, इट इज इक्वल टू Q नॉट। तो जब ये चार्ज बेटा व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, अब स्विच को यहां से उठा के हमने इसको यहां पर लगा दिया, तो अब क्या होगा, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होती है थ्रू द रेजिस्टेंस। इन दिस केस दिस इज द चार्ज, इनिशियली चार्ज था Q इधर माइनस Q, लेकिन अब ये क्या करे, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप है तो ये अब इसमें करंट को फ्लो कराएगा। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता बेटा, तो यहां पर अगर रेजिस्टेंस R है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बेटा, बहुत छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, अब यहां से Q धीरे धीरे जाएगा, होगा क्या बेटा, यहां से Q निकलेगा, ये Q यहां पहुंचेगा, R के पास आएगा वापस Q, और ये Q इसके पास आ जाएगा माइनस के पास, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां से चार्ज घटता जाएगा और यहां पर चार्ज घटता जाएगा। भाई दोनों तरफ चार्ज बिटवीन द प्लेट जो होगा वो लगातार डिक्रीज करता जा रहा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, द चार्ज बिटवीन द प्लेट विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे Q का चार्ज माइनस Q से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और जितनी भी एनर्जी होगी वो रेजिस्टेंस से रफू चक्कर हो जाएगी। द कंप्लीट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से होगी करंट फ्लो करेगी, तो आई स्क्वायर आर के फॉर्मेट में कंप्लीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। तो आपने कहा कि अच्छा सर ये आपका कैपेसिटर था, आइए एक एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको दिखाता हूं, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए Q यहां पर है, माइनस Q यहां पर है, और इस इंस्टेंट पर I करंट जा रही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो IR का हो जाएगा, और यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो Q अपॉन C का हो जाएगा। अगर मैं लूप लॉ के थ्रू देखता तो मैं क्या लिखता, आप बोलते Q बाई सी माइनस IR, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस है वो IR का है, और इसके अक्रॉस Q बाई सी का है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक, और धीरे 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 जितना चार्ज है वो Q वाला चार्ज माइनस Q से मिलेगा और 0 हो जाएगा, नेट चार्ज खत्म हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर, और सारा का सारा चार्ज फ्लो होने के दौरान क्योंकि करंट का फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो से जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस से उड़ जाएगी। आपने कहा करंट का फ्लो कैसे होगा, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको इसलिए एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, एक बार जरा मैं उसको ऐड कर लेता हूं, कहां गया, एक सेकेंड, मेरे पास गेटिंग्स में है ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपके लिए अभी इसको फटाफट लेके आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब ये पूरा सर्किट है, और ये सर्किट हम लोग अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से डिस्चार्जिंग होगी। पूरे सर्किट को ध्यान से समझिएगा, और फिर हम इसको मैथ इक्वेशन के थ्रू भी आपको दिखाएंगे, दोनों तरीके से आप देखिएगा। पहले देखिए बेटा, मैंने चार्ज करने जा रहा हूं इसको। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको 1.5, ये कैपेसिटर की प्लेट से कैपेसिटेंस दिया गया 0.30 पिकोफैरेड। अभी टॉप प्लेट पे चार्ज 0, क्योंकि अभी बैटरी 0 वोल्ट की लगी हुई है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है। अब हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा देख भाई एक काम करते हैं, अब ये बल्ब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, बल्ब जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब जैसे ही मैंने इसके पास 1.5 वोल्ट से चार्ज किया, आई चार्ज इट विद 1.5 वोल्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 वोल्ट से चार्ज किया, अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नीचे प्लेट पे नेगेटिव आ गया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। नाउ व्हाट आई डिड, आई जस्ट स्विच। अब देखो मैं इसको स्विच कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको यहां से उठा के स्विच कर रहा हूं बल्ब के साथ। अब देखिए आपके कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज होने के कारण इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज सिंपली इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब मैंने इस स्विच को चेंज किया और स्विच को मैंने जोड़ दिया बल्ब के साथ, एंड बल्ब विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस। अब देखिए करंट की दिशा किधर की तरफ है, हर एक छोटी छोटी बात को देखिएगा, देखिएगा ये जुड़ गया, ये देखिए अब ये देख, अब आपने क्या देखा, क्या इसमें बल्ब की रोशनी धीरे 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 कम हुई। यहां पे वापस दिखा रहा हूं एक बार, ये फिर से चार्ज किया, चार्जिंग का टाइम देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम है चार्जिंग का। अंकित बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो। अब मैं इस चार्ज को देखिएगा, मैं जैसे ही इसको बल्ब के साथ जोड़ूंगा, बल्ब से करंट जाएगी तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, लेकिन धीरे 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 बल्ब की रोशनी कम होती जा रही होगी। देखिए ये जैसे ही जुड़ा, ये देखिए रोशनी कम होती गई, कम होती गई, डिस्चार्ज हो गया, 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 और लो सारा चार्ज खत्म, बैटरी खत्म, एनर्जी स्टोर जो थी वो बल्ब से रिलीज हो गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब अगर मैं इसको निगेटिवली चार्ज करता, ध्यान से देखिए, अगर मैं उल्टा चार्ज कर देता तो क्या होता, आप बोलते सर -1.5 वोल्ट, तो आप बोलते क्या चेंज हो जाता, अगर -1.5 वोल्ट से चार्ज करता तो क्या बदलता, क्या बदलता, आप बोलते सर दिशा बदलती, नेगेटिव आयंस ऐसे जाते हैं, पॉजिटिव, बस डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर जाती, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट का जो फ्लो है वो बदल जाता, पॉजिटिव प्लेट नीचे होती, नेगेटिव प्लेट ऊपर होती, तो करंट की डायरेक्शन जो होती वो रिवर्स में फ्लो कर जाती। बाकी धीरे 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 करके एनर्जी का लॉस तो होना ही था, वो उसी तरीके से लॉस भी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? और ये दिखाया, मैं आपको दिखाता हूं इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कम होगा, इसको भी देखिएगा बहुत ध्यान से। ये मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। अब वोल्टेज लगा दिया, ध्यान से देखिए बेटा, वोल्ट मीटर लगा दिया है पैरेलल में इसके बल्ब के। अब इसको वापस से चार्ज करने जा रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं, +1.5 वोल्ट से चार्ज हो गया, प्लेट पे चार्ज आ गया है, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है। अब इस चार्ज कैपेसिटर को वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वापस से जोड़ रहा हूं, वापस से जोड़ रहा हूं सर्किट के साथ। आप वोल्ट मीटर में देखिएगा इनिशियली वोल्टेज कितना आया, ध्यान से देखना। अब इनिशियली वोल्टेज 1.5 से देखो डिक्रीज होते 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 जीरो होता चला जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा द वोल्टेज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो अब कैसे ये सब हो रहा है, आइए इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। डिस्कार्ड कर दिया था मैंने, चलो भाई। तो अब हम लोग जैसे डिस्चार्जिंग को देख रहे थे, तो हमने बोला डिस्चार्जिंग को कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, डिस्चार्जिंग में फटाफट बता देता हूं आपको। तो डिस्चार्जिंग का अब जो केस हो गया वो कैसा हो गया, आपने कहा सर देखो कैपेसिटर को आपने इनिशियली चार्ज किया, मैंने कहा हाँ यार चार्ज कर दिया, ये बैटरी लगा दी, एंड द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। इनिशियली इसको और यहां पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जैसे बल्ब है वैसे बल्ब एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो आपने कहा यहां पर आपका कैपेसिटर आ गया। तो जब ये इनिशियली स्विच 1 से कनेक्टेड है, व्हेन द स्विच 1 इज कनेक्टेड,
तो यहां से ई वोल्टेज है तो क्यू इनिशियल जो आ जाएगा जिसको हमने क्यू नॉट बोला था दैट विल बी इक्वल टू सी इंटू ई एंड कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। बट एज द स्विच इज चेंज्ड फ्रॉम हियर टू देयर, जैसे ही स्विच चेंज हुआ तो अब कैपेसिटर से जो चार्ज है वो निकलेगा और रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा इन फॉर्मेट ऑफ करंट। तो किसी भी समय पे चार्ज अब इस पे डिक्रीज करता जा रहा होगा एंड चार्ज इज डिक्रीजिंग। अब ध्यान समझिएगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पर दो गलतियां जो होती हैं उनको अगर आपने ध्यान से देख लिया आपका काम कभी भी गलत गड़बड़ नहीं होगा। आपने कहा चार्ज विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और चार्ज के डिक्रीज होने के कारण ही तो करंट फ्लो कर रही है। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होगा क्या? यहां पर बस यही छोटी गलती होती है। कई बच्चे यहां पर आई बराबर डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, जबकि जब भी कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, रेट डिमिनिशिंग का हो, डिक्रीजिंग रेट हो, तो वहां पर आपको रेट माइनस होने के कारण आपको यहां पर एक माइनस साइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो करंट जो हो जाएगा वो माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। अगर मैं लूप लॉ लिखूंगा तो क्या लिखेंगे? जैसे हमने अभी लिखा कि किसी भी इंस्टेंट पर मान लिया कि क्यू चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए इस इक्वेशन का कितना आसान से सोल्यूशन बन जाता है। तो अब आप बोलेंगे सर यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो इट इज क्यू अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू आई। आई को क्या लिखा जा सकता है बेटा? माइनस का डी क्यू बाई डी टी। तो इधर चला जाएगा माइनस का डी टी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि जब t बराबर 0 समय था, जब समय स्टार्ट हुआ, तो उस समय पर जो चार्ज था वो q बराबर क्यू नॉट के था, मतलब मैक्सिमम चार्ज पे था। और किसी भी समय t पर अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं q चार्ज होगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर सी तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर सी एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन आर सी बाहर आ गया, dt हो जाएगा dt माइनस 1 अपॉन आर सी बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, dq अपॉन q है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln q, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा q नॉट से q तक। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ln q माइनस ln q नॉट, यहां पर लिख सकते हैं माइनस का t अपॉन आर सी। तो अगर आप इसको लॉगरिथमिक टर्म्स में लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या लिख दोगे? q अपॉन q नॉट हो जाएगा, q अपॉन q नॉट, क्योंकि लॉग में माइनस करते हैं, और e क्योंकि लॉग में e की पावर होगी तो यहां e की पावर ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये कैसे लिखा बेटा मैंने? मैं सिर्फ लॉग को ओपन कर दिया, तो लॉग को ओपन करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी ऊपर चला जाएगा। तो अब यही इक्वेशन जो है वो कैसे दिखाई पड़ रही है? दैट q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो जो इक्वेशन होगी वो क्या दिखाई पड़ रही है? q बराबर क्यू नॉट माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं वापस से, q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। रेट डिक्रीजिंग है, आप बोल सकते हैं जब t बराबर 0 होगा तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी 1 हो जाएगा, लेकिन जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इनिशियली q बराबर q नॉट होगा और फाइनली q बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो प्लेट है वो डिस्चार्ज हो चुकी होगी। इसी तरीके से अगर मैं करंट की बात करता तो मैं करंट लिखता I बराबर माइनस का डी क्यू बाई डी टी, इट इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस का 1 अपॉन आर सी, माइनस साइन और एक बाहर आ जाएगा बेटा। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाती है? आप बोलते हैं क्यू नॉट अपॉन आर सी इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस इज कॉल्ड एज द करंट। ठीक है,
अब यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिन पर आपको थोड़ा एम्फेसाइज करना है, जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, राइट। लिख लीजिए बेटा इतने को। सर टी श्रेयांश T8 कहां होगा बेटा? T8 ने इंफिनिटी लिखा है बेटा, ये T टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा है बच्चे, 8 नहीं लिखा है मैंने लिखा है अगर T बराबर 0 होगा तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो Q बराबर Q नॉट होगा। अगर T टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत को कर रहा होगा, तो इट इज सिंपली 1 अपॉन ई की पावर टी अपॉन आर सी, तो ये 1/इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट का बेटा है ये सिंबल, सो यहां पर चार्ज हो जाएगा इनफाइनाइट समय के बाद, चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये सब आपकी बोर्ड के एग्जाम में दिया गया है। टी बराबर आर सी जो होता है, जो नीचे यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन आर सी, तो इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ बराबर आर, इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यस बेटा, आज प्रैक्टिस सेशन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर है। टुडेज प्रैक्टिस सेशन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टुमारोज प्रैक्टिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन कैपेसिटर, ठीक है। कल कैपेसिटर होगा। हेलो, हाँ बेटा, देखा नहीं मैं देखूंगा। अच्छा ठीक है, बना देता हूँ। और वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑन कर दिया क्या? हाँ दे दो, दे दो। चलो भाई, तो ठीक है, अब थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी इसकी। कैपेसिटर की प्रैक्टिस जरूर करिए, जरूर जरूर करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। टाइम कांस्टेंट का रिलेवेंस आपको वहां समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।